Yes. Okay. All of you come to now the chapter of winding up under Companies Act. Before you move on to IBC part, so I request you all page number 87 पे आ जाओ. ध्यान रखना 300 पेज का जो मॉड्यूल है उधर 96 पेज में मैंने दिया है. यहाँ पे 96 पेज में ये सारे 13 चैप्टर्स कवर्ड है और इस 96 पेज में 50 मार्क है न्यू सिलेबस के और ओल्ड सिलेबस के 30 मार्क है. ये 50 मार्क जो है उसमें से अगेन वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट, ये डिस्कशन जब हम करने रहे, इस डिस्कशन को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, काफी सिंपल है, काफी इजी एक्ट है ये. इसमें सिर्फ आपको पहले वो समझना है. भले इस चैप्टर के इस पेज नंबर 96 पर आप देखना, वहां पर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन दोनों का डिफरेंस दिया है. वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन मिला है सबको, बट दैट डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप का डिफरेंस को जो वहां पर दिया है वो समझने के लिए हमें पहले यहां पर इस पेज नंबर 87 पर जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखो, वहां पे वो डिफरेंस लिखना है जो मैं लिख के दे रहा हूं. तो यहां पर आप लिखना पेज नंबर 87 पर जो पॉइंट्स टू बी स्टडीड है ना, उसके नीचे लिखो वहां पर टू ब्रिंग lawful end to the life of a company. मैं फर्स्ट आर्म लिख रहा हूं वाइंडिंग अप, सेकेंड आर्म लिख रहा हूं डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप के नीचे लिख रहा हूं इज द, आपको तुरंत दिमाग में फिट होगा, फर्स्ट स्टेज. और डिसोल्यूशन के इसमें लिखूंगा इज द लास्ट स्टेज. ओ ओ ओ मतलब क्या? मतलब क्या? किसी भी कंपनी के लाइफ को लॉफुल तरीके से एंड करने के लिए वाइंडिंग अप पहला स्टेज है और डिसोल्यूशन लास्ट स्टेज है. हम कहते हैं, इसलिए आप लिखना पॉइंट नंबर 2, इट इज मीन्स बाय विच डिसोल्यूशन इज ब्रॉट अबाउट. वाइंडिंग अप वो जरिया है, मीन्स है. सब लोग है ना? हम लिखेंगे डिसोल्यूशन में इट इज द एंड रिजल्ट, इट इज द एंड रिजल्ट ओ ऑफ वाइंडिंग अप. तो वाइंडिंग अप अगर जरिया है, डिसोल्यूशन क्या है? अंत है. मीन्स एंड एंड्स सुना है कि नहीं? मीन्स एंड एंड्स. देन नंबर 3 हम लिखते हैं वाइंडिंग अप का पर्पस क्या होता है? पर्पस इज टू रियलाइज द असेट एंड पे दी company's debts expeditiously and fairly. अरे बोलो भाई, इसको हम क्या कहेंगे? What is expeditiously? फास्ट वे, फेयरली. उसके आगे लिख सकते हो एक्सपीडियसली, फेयरली में और एक एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स. ये वाइंडिंग अप में लिखा ना. Whereas डिसोल्यूशन का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग एन एंड टू द सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट. सेपरेट लीगल एंटिटी जो कंपनी को कहा जाता है, उस सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एंड करना. अरे बोलो. अच्छा, जब वाइंडिंग अप चल रहा होता है, वाइंडिंग अप के दौरान पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी स्टिल बिलोंग्स टू कंपनी. प्रॉपर्टी अभी भी किसकी है? बोलो, कंपनी की है. Whereas डिसोल्यूशन में कंपनी इज इनकेपेबल ऑफ कीपिंग द प्रॉपर्टी. कंपनी कर तो डेथ हो गया ना. अरे बोलो, कीपिंग दी प्रॉपर्टी.
कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप लिखो 10 sometimes erroneously the terms are used to mean the same, उसके आगे लिखना but the legal implications are different, but the legal implications are different as there are fundamental differences. The legal implications are different as there are fundamental differences. अरे बोलो भाई, सब लोग हैं? वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, दोनों में फर्क। चैप्टर का नाम क्या है? वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब शुरुआत वाइंडिंग अप से हो रही है, एंड इस चैप्टर का कहां पे होगा? डिसोल्यूशन पे। वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल, डेफिनेटली आप उस चैप्टर के अंदर जब आगे बढ़ोगे, जो मैंने दिए पॉइंट्स में, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी दिए, बट आई एनीवेज दैट इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 14 ऑफ आईबीसी, सो विल नॉट डिस्कस दैट ऑब्जेक्टिव्स ओवर देयर। उसके बाद जो इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट होता है वो नीचे पावर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज विद द ट्रिब्यूनल, दिया ना, पावर ऑफ वाइंडिंग अप कंपनीज विद ट्रिब्यूनल, वहां पे आप लिखना सेक्शन 271 एंड सेक्शन 272, एंड उसमें उस जगह में ऊपर लिखना circumstances in which winding up is ordered by tribunal। एग्जाम का क्वेश्चन ही है। एंड सेक्शन 272 को आरो करके लिखना हु मे apply for winding up, who may apply for winding up। तो ये जो पेज नंबर 88 पर वो चार्ट दिया ना, चार्ट, उस चार्ट में दो सेक्शंस हम देख रहे हैं। पहला सेक्शन क्या है? 271, जो क्या कहता है, कौन से वो सर्कमस्टेंसेस है जिसमें हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं, और वो कौन लोग हैं जो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उधर दिया है कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वो दोनों एक साथ मिलकर रजिस्ट्रार या कोई ऑथराइज्ड पर्सन ऑन इट्स बिहाफ, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये सब वो पार्टीज है जो वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन दे सकती है ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल के पास वाइंडिंग अप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटरीज नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नंबर 2, registrar or any other authorized person by the central government number 3, by the registrar itself number 4, suo motu by the tribunal। ट्रिब्यूनल तो खुद कार्रवाई कर ही सकता है। पेटिशन ये चार लोग दे सकते हैं, चार कैटेगरी लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग है ना? अरे बोलो। अच्छा, कौन से केस में, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन हो सकता है? वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन, सो टू अंडरस्टैंड समवेयर ये वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट के तहत हो रहा है, तो डेफिनेटली कंपनीज एक्ट के तहत हो रहा है। तो सेक्शन 271 कहता है शेयरहोल्डर्स अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, दे आर नॉट हैप्पी विद द कंपनीज अफेयर्स, दे आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट, वो अगर चाहे तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन दे कैन अप्लाई, नंबर 1। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब इंटरवीन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सुन लो, व्हेन द अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी आर not in the interest of sovereignty and integrity of India, then the affairs of the company are not in the security of the state, friendly relation between foreign states, public order, decency, morality, इस केस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उधर लिखना आईपीएस की एफडी, आईपीएस इंडियन पब्लिक सर्विस की एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जो आईपीएस होता है, आईपीएस ऑफिसर, उसकी एफडी बहुत बड़ी होती है। कैसे? आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक ऑर्डर, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट,
एंड F stands for friendly relation with the foreign states, D stands for decency or morality. इन 5 ग्राउंड्स पर अगर कंपनी खरी नहीं उतरती है तो सेंड डॉक्यूमेंट खुद अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, जो रजिस्ट्रार है वो कब अप्लाई करेगा? रजिस्ट्रार टोपी जब पहनेगी कंपनी रजिस्ट्रार को जो टोपी पहनेगी, टोपी मतलब कैप, तब रजिस्ट्रार अप्लाई करेगा। कंपनी रजिस्ट्रार को टोपी कैसे बनाती है? जब कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, सी कंपनी के अफेयर्स आर कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या पी कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफियंस है। रजिस्ट्रार को टोपी पहनाई कंपनी ने, कैप, तब रजिस्ट्रार अप्लाई करेगा। समझ रहा है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आपको देखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस है ना, आईपीएस की है, जब एफडी बढ़ जाती है तब अप्लाई होगा। अरे बोलो भाई। अच्छा, इसके अलावा रजिस्ट्रार और कब अप्लाई करेगा? जब कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूअस इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years, या फिर ट्रिब्यूनल खुद ब खुद अप्लाई कर सकता है, मतलब वाइंडिंग अप के लिए, जब वो जस्ट एंड इक्विटेबल लगे ट्रिब्यूनल को। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या? ऑन बेसिस ऑन द पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में वाइंड अप होना जरूरी है तो ट्रिब्यूनल वाइंड अप कर देगा। सेक्शन 271 to 72 I have discussed circumstance of winding up and who can apply for winding up। सब लोग हैं? अच्छा सुन लो, ये वाइंडिंग का पिटीशन जो होता है किसके पास फाइल होता है? ट्रिब्यूनल के पास। तो स्क्रीन पर देखना सब लोग, अब पेज नंबर 890 पर आओ सब लोग, पेज नंबर 90 पर। ट्रिब्यूनल के पास जब एप्लीकेशन होगा सेक्शन 273 के तहत ट्रिब्यूनल के पास पावर आता है उस पिटीशन पर अपना फैसला सुनाने के लिए। यस, तो ट्रिब्यूनल के पास जब पिटीशन आता है, ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाने के लिए 2 तरह के एक्शन लेता है। एक तो ट्रिब्यूनल उस वाइंडिंग अप पिटीशन को एक्सेप्ट कर देगा या उसे डिसमिस कर देगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल अगर उसको एक्सेप्ट कर दिया तो एक्सेप्ट करने के बाद ट्रिब्यूनल प्रोविजनल या हम कह सकते हैं इंटरिम ऑर्डर पास कर देगा। एक्सेप्ट किया तो क्या करेगा? इंटरिम ऑर्डर पास करेगा। इंटरिम ऑर्डर पास करने के बाद प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। प्रोविजनल लिक्विडेटर अपना काम करेगा, अपना रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ट्रिब्यूनल फाइनल लिक्विडेटर फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर देगा। फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर देगा या एनी अदर ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। डिसमिस कर दिया तो उस केस में सवाल ही नहीं आता है। डिसमिस कब करेगा? व्हेन द पिटिशनर हैज सम अदर रेमेडी विच ही कैन रिसॉर्ट टू। देखो वाइंडिंग अप तो बहुत हार्श होगा ना, बहुत हार्श है। अगर पिटिशनर के पास कोई और ऑप्शन है, कोई और रेमेडी है जिससे वो उस पर्टिकुलर रेमेडी से उस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है तो वाइंडिंग अप डिसमिस किया जाएगा एप्लीकेशन। ध्यान रखना, वो भी समझना आपको। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। जब वो मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर दे, बट ट्रिब्यूनल कहता है इस केस में भाई वाइंडिंग अप क्यों कर रहे हो, इसमें आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में आ जाओ, उसके तहत जो भी ये ऑपरेसिव एक्ट है उसको हम बंद कर देंगे, अब वाइंड अप करना, वाइंडिंग अप इज अ हार्श रेमेडी, उस केस में डिसमिस किया जाएगा। बट अगर लगता है ट्रिब्यूनल को यस वो एक्सेप्ट होना चाहिए तो ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करके इस तरह के 4 ऑर्डर्स पास करेगा। सेक्शन 273 के तहत सीक्वेंस देखना, सर्कमस्टेंसेस आए 271 में, 272 में पिटीशन आया, 273 में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, 274 में ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आने के बाद प्रीवियस पेज पे आओ, पेज नंबर 89 पर, और फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया ना उधर, उसको 274 करो। जैसे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है 274 के तहत क्या होता है बोलो? कंपनी का ड्यूटी होगा ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होने के बाद, अपनी कोई ऑब्जेक्शंस है बोलो, इट में डायरेक्ट बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शंस। कंपनी को अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर क्या करने, फाइल करने। एडिशनल 30 डेज मिल सकता है। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया
तो ट्रिब्यूनल उस कंपनी को अपने ऑब्जेक्शंस 30 डेज के बाद अब फिर से फाइल करने का अपॉर्चुनिटी देगा नहीं, उनका राइट छीन लेगा उनसे। अरे बोलो, उनके कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को उस नॉन कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और डायरेक्टर्स और ऑफिसर डिफॉल्ट पर कार्रवाई होगी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ऑब्जेक्शंस आपको 30 डेज में देनी है। अगर नहीं दिया तो वो एक क्या है, पनिशमेंट है ना, और उनके राइट्स को फोरफिट किया जाएगा, फिर से आप वो ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो, 271, 72, 73, 74। अब ट्रिब्यूनल ने, अब देखना आगे 74 आप पढ़ोगे तो तुरंत आप मुझे बोलोगे क्या है वो। 275 का हेडिंग क्या है? कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। मतलब हम कहां पे आ रहे हैं अब? इंटरिम ऑर्डर आ चुका था, उसके बाद अब कहां पे आ रहे हैं? अरे बोलो ना भाई। तो 275 कहता है कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट। इसमें आपको सिर्फ समझना है, ये जो कंपनी लिक्विडेटर होता है ना, जब मैं कंपनी लिक्विडेटर कहता हूं, ये 2-3 लिक्विडेटर्स है। एक होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, एक होता है प्रोविजनल लिक्विडेटर, और एक होता है कंपनी लिक्विडेटर। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर है, ये जो ट्रिब्यूनल के पास एक पैनल होता है, पैनल। उस पैनल के तहत जो भी पैनल के अंदर रजिस्टर्ड मेंबर्स है, वहां से वो प्रोविजनल लिक्विडेटर या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको भी प्रोविजनल लिक्विडेटर या लिक्विडेटर या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो वी कैन से आप वहां पे जो दिया ना कंपनी लिक्विडेटर एंड देयर अपॉइंटमेंट्स के उधर आप नीचे मार्क करना, अपॉइंटमेंट्स है एरो करके ऐसे, फ्रॉम द पैनल मेंटेन्ड बाय द ट्रिब्यूनल, एंड आई से फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड अंडर IBC। मिला है क्या? उसके आगे लिखना विथ द IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट कहां से होगा? एक तो ट्रिब्यूनल के पास जो पैनल है वो, या फिर वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो IBBI के पास रजिस्टर्ड है वो, उन दोनों में से किसी एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट क्या होगा? नंबर 1, एक तो ऑफिशियल लिक्विडेटर के तहत होगा, या लिक्विडेटर के तहत होगा, या प्रोविजनल लिक्विडेटर के तहत होगा, या उस पेज पर नीचे लास्ट पॉइंट नंबर 5 दिया ना, कंपनी लिक्विडेटर। मिला क्या? अरे बोलो, ये 4 कैटेगरीज दिए, सबका मतलब सेम ही है बट टर्म्स अलग अलग है। शुरू में जब इंटरिम ऑर्डर पास होता है तो प्रोविजनल लिक्विडेटर होता है, जब फाइनल वाइंडिंग अप ऑर्डर आता है वो बन जाता है कंपनी लिक्विडेटर। समझा क्या? हाँ, ट्रिब्यूनल के पैनल से अपॉइंट हुआ ऑफिशियल लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल के पैनल से अपॉइंट हुआ है ऑफिशियल लिक्विडेटर और लिक्विडेटर, IBBI से हुआ है तो प्रोविजनल लिक्विडेटर। अरे बोलो भाई। हाँ, बट ये ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर आगे जाके क्या बनेगा? कंपनी लिक्विडेटर। ये जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा डेफिनेटली वो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सो आई कैन से उस लिक्विडेटर की जो फीस है, उसके एक्सपीरियंस पर, उसके क्वालिफिकेशन, उस पर क्या कितने कंपनी के असेट्स है, उसके ऊपर उसको क्या टास्क दिया, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो वहां पर आप सिर्फ मार्क करो फीस इतना पेबल बेस्ड ऑन TEQS। जो भी अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होने के बाद लिक्विडेटर को अपना डिक्लेरेशन फाइल करना है 7 दिनों में कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ही हैज इंडिपेंडेंस, कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। किसके पास फाइल करना है? ट्रिब्यूनल के पास। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, ये तो अपॉइंटमेंट को लेकर उसको डिक्लेरेशन फाइल करना है, तो ट्रिब्यूनल उसका अपॉइंटमेंट कब उसको निकाल देगा रहे? जब उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जब उसका इंडिपेंडेंस नहीं रहा, या उसने कोई फ्रॉड किया या कोई मिसबिहेव किया, तो लिक्विडेटर का जिसका अपॉइंटमेंट भी हुआ था उसको ट्रिब्यूनल निकाल सकता है। अपॉइंटमेंट हो गया तो तुरंत अगला सेक्शन दिमाग में आना चाहिए। आप देखो नेक्स्ट पेज पर जो नोट दिया, नोट सेक्शन 276 क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर प्रोविजन ऑब्लिक एक्ट। उसमें लिखना मैं रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस अगर मिसकंडक्ट किया, फ्रॉड किया है, इनकॉम्पिटेंस ऑफ फेलियर हुआ है ड्यू केयर करने का, इनएबिलिटी टू एक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। अरे बोलो भाई। अगर उस लिक्विडेटर का डेथ हुआ है
या लिक्विडेटर का रेजिग्नेशन और रिमूवल हुआ है तो उस केस में ट्रिब्यूनल नए लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। अरे बोलो सब लोग है ना, उधर डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर करना, जस्ट उधर कट करना। फॉर द रीजंस जो दिया ना टू बी, फॉर रीजंस टू बी के आगे डेट ऑफ पेयरिंग ऑफ ऑर्डर कट करो, उधर लिखो फॉर रीजंस टू बी, उधर लिखना फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रिकॉर्डेड इन मतलब क्या रहा है, जो पहले लिक्विडेटर को काम दिया था वो दूसरे लिक्विडेटर को असाइन किया जाएगा विथ रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। डेथ हुआ है, रेजिग्नेशन हुआ है, जो रिमूवल हुआ उसकी वजह से। हाँ, नोट नंबर 2 जो है उसको सेक्शन 277 लिखो और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। नोट नंबर 2, जब भी इस तरह से लिक्विडेटर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाएगा, तो उस लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट की जानकारी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक तो रजिस्ट्रार को देगा, सॉरी पहले तो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा, फिर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगा, एंड अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार आरओसी जो रजिस्ट्रार है वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगी। देखो मैंने कैसे 1 2 3 मार्क किया। अपॉइंटमेंट होने के बाद पहले आप उस लिक्विडेटर को खुद अपॉइंट करोगे, सॉरी उसे खुद इंटीमेट करोगे, फिर वो रजिस्ट्रार को भी इंटीमेट करोगे, और अगर रजिस्ट्रार अगर वो जिस कंपनी के लिए अपॉइंट हुआ वो लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार किसे अपॉइंट करेगा, इन्फॉर्म करेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो लिक्विडेटर, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेटर एंड आरओसी को वो ट्रिब्यूनल इंटीमेट करेगा, बट स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्ट्रार इंटीमेट करेगा। तो हम उस पेज पर अगर ऊपर जगह है आपके पास तो आप सिर्फ उतना 277 का इस तरह से लिखो, ट्रिब्यूनल विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट इंटीमेट, उसके नीचे 2 एरोज, एक में लिक्विडेटर, एक में बोलो आरओसी, और फिर आरओसी के नीचे लिखो स्टॉक एक्सचेंज एसटीएक्स, ब्रैकेट में लिखना इफ लिस्टेड कंपनी। सब लोग है क्या? एक बार अब लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो गया, इंटीमेट कर दिया गया, अब उस कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कोई भी बंदा कोर्ट में कर नहीं सकता। किसी को भी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस करना है एक बार लिक्विडेशन स्टार्ट होने के बाद, इट हैज टू बी डन ओनली विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के परमिशन के बगैर कार्रवाई हो ही नहीं सकती उस कंपनी के खिलाफ। अरे बोलो, और अगर किसी को कार्रवाई करनी भी है वो ट्रिब्यूनल के परमिशन के पास जाएगा तो ट्रिब्यूनल को परमिशन के लिए एप्लीकेशन आने के बाद 60 दिन में फैसला देना। कितना? वेट अ मिनट, इसमें एक एक्सेप्शन दिया उन्होंने। कंपनी के लिए लिक्विडेटर अपॉइंटेड है, लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है, बट फिर भी अगर कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई चल रही है या कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करने की या ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। दैट कैन बी डन डायरेक्टली, एक्सेप्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसी और कोर्ट में कार्रवाई करनी है तो उसके लिए पहले किसका अप्रूवल लगेगा? ट्रिब्यूनल का। ये पॉइंट भूलो मत। तो जो नोट नंबर 3 दिया ना उधर लिखो सेक्शन 279, नोट नंबर 3 को 279 लिखो, 279 एंड पढ़ लो नोट नंबर 3 में जो दिया। मैं जैसे मार्क करो, विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट इन प्रोसीडिंग पेंडिंग इन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल शैल पास ऑर्डर अंडर सेक्शन विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। सब लोग है क्या? क्लियर है? जो भी वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया है, मैं बोल रहा हूं सेक्शन 271 में जो सर्कमस्टेंसेस देखे थे ना, उसमें एक सर्कमस्टेंस देखा था स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर्स ने अप्लाई किया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो वाइंडिंग का ऑर्डर आ गया। तो वाइंडिंग का ऑर्डर भले ही कॉन्ट्रीब्यूटरीज मेंबर्स के एप्लीकेशन पे आया, द वाइंडिंग अप ऑर्डर विल गो इन फेवर ऑफ बोथ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड द क्रेडिटर्स। मतलब वाइंडिंग अप मेंबर्स के एप्लीकेशन पर हुआ तो मेंबर्स बोलेंगे नहीं हमने बोला है तो पहले हमको मिलेगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर जो आएगा इट विल गो इन फेवर ऑफ बोथ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड द क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स के एप्लीकेशन पर हुआ है तब भी उस केस में मेंबर्स कैंडिडेट दोनों की केस में फेवर में जाएगा। तो नोट नंबर 4 को लिखो सेक्शन 278 एंड पढ़ो क्या लिखा है। सब लोग लाउडली बोलो, एनी वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स एंड ऑल कॉन्ट्रीब्यूटरीज एज इफ दे मेड अ
जॉइंट पिटिशन, किसी एक के एप्लीकेशन पर आया तो भी वो जॉइंट पिटिशन माना जाएगा। यहां तक जो हमने 278 तक देखे वो सारे लिंक्ड प्रोविजंस थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। 279 तक देखा हमने, करेक्ट। अब जो अगला पॉइंट है मुझे वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे क्या लिखा है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। ये सेम पॉइंट हम आईबीसी में भी देखते हैं, सेम पॉइंट आईबीसी में, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी लिक्विडेटर ओवर देयर। जब कंपनी का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो जाता है और कंपनी लिक्विडेशन में आती है, वहां पर भी जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसके बाद सेम पावर्स है। देखो समझना है, जब लिक्विडेटर अपॉइंटेड है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स जो जो काम करते थे वो सब काम अब लिक्विडेटर करेगा। तो इसलिए पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर जब कहते हैं ना, आप उधर सिर्फ मार्क कर सकते हो कि बिजनेस कैरी ऑन करना, कंपनी के बिहाफ पर सारे एक्ट्स एंड डीड्स एग्जीक्यूट करना, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना ऑक्शन के थ्रू, कंपनी की अंडरटेकिंग बेचना एज अ गोइंग कंसर्न, कंपनी के लिए पैसा रेज करना, कंपनी के खिलाफ कोर्ट के अंदर सूट को डिफेंड करना, कंपनी के क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज से उनका क्लेम इनवाइट करके सेटल करना, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स को इंस्पेक्ट करना, देन टू प्रूव रैंक एंड क्लेम इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी, कंपनी के बिहाफ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ एक्सेप्ट करना, कंपनी के ऑफिशियल नाम लेटर हेड पर किसी डिसीज कॉन्ट्रीब्यूटरी को कोई पेमेंट देना है तो वो देना, कोई प्रोफेशनल को अपॉइंट करना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फॉर हिज असिस्टेंस। वो लिक्विडेटर किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकता है। अरे बोलो, जो लिक्विडेटर को खुद पॉसिबल नहीं लेना करना बिजनेस, तो प्रोफेशनल की मदद ले सकता है। उधर लिखो सेक्शन 291, प्रोफेशनल की मदद लेना। कोई वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन पिटीशन है उसको साइन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स को एग्जीक्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज, डिस्चार्ज ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, फंक्शंस को डिस्चार्ज करना, अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर सच ऑर्डर डायरेक्शन नेसेसरी फॉर वाइंडिंग अप। ये सारे के सारे पावर्स एंड ड्यूटीज किसके? लिक्विडेटर के। आई विल से दे आर जस्ट टू बी अंडरस्टूड। क्लियर है? इंपॉर्टेंट मैंने देखा जहां पे मैं रुका ना 279 तक, वो सब लिंक था एक सेकंड। अब इसके आगे सिलेक्टेड प्रोविजंस उन्होंने दिए आपको सेक्शन 2, और ये जो भी मैं ले रहा हूं ध्यान रखना, मॉडल का एक एक वर्ड कवर्ड है इसमें, मॉडल का एक एक सेक्शन कवर्ड है, यू कैन जस्ट गो एंड रेफर लेटर ऑन। सेक्शन 281 के दिया सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। वेट अ मिनट, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो चुका था भाई, लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होने के बाद हमारे लिक्विडेटर को निकाला नहीं गया, उसने अपना रिपोर्ट देना है। अपॉइंटमेंट होने के बाद कितने दिनों में रिपोर्ट देना है? 60 दिनों में रिपोर्ट देना है। लिक्विडेटर रिपोर्ट देगा तो क्या देगा? कंपनी के कितने असेट बचे हैं, कितने लायबिलिटीज है, असेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटीज कैसे पे करने हैं। अरे बोलो भाई, तो उन्होंने दिया है नेचर एंड डिटेल्स ऑफ असेट्स, कंपनी का कैपिटल कितना है, कितने लायबिलिटीज है, कितने डेब्ट्स ड्यू है, कितने गारंटीज है जो कंपनी ने दिए हुए हैं किसको, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन है, कंपनी के पास असेट्स में ट्रेडमार्क्स क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर्स क्या है, कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है तो उसकी जानकारी, कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस क्या फाइल किए हुए, और ये ब्रह्मास्त्र है, इन द इंफॉर्मेशन डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। अरे बोलो भाई, अगर कंपनी के किसी प्रमोटर डायरेक्टर ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है तो उस प्रमोटर डायरेक्टर की भी जानकारी इंक्लूड होगी। कंपनी के लिक्विडेटर का एक और बड़ा फर्ज होगा, जो भी असेट्स है उनका मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑब्टेन करना है। अरे बोलो भाई, जो लिक्विडेटर है वो अपने रिपोर्ट के अंदर इस ऊपर दिए हुए 1 to 11 के अलावा, ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के अलावा, लिक्विडेटर चाहे तो खुद अपनी भी कोई क्या रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दे सकता है जो उसे पता है, जो ट्रिब्यूनल ने मांगी नहीं है बट उसे लग रहा है तो वो प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन। अरे बोलो भाई, मेरी एक बार समझ लो। और जो भी लिक्विडेटर का रिपोर्ट है, कंपनी का कोई क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ फीस। जस्ट रीड दैट 281 इन अ क्लब्ड वे। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर, उसमें से ध्यान रखना 60 दिनों में रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए और वो सारी जानकारी। अगर मैं उसको समझू भी नहीं तो भैया जानकारी रिपोर्ट में डेफिनेटली असेट्स लायबिलिटीज को लेकर होगा। तो असेट्स लायबिलिटीज, असेट्स में ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लेम्स, सारे लायबिलिटीज के वो सब जाएगा। ट्रिब्यूनल ने जो जानकारी दी वो लिक्विडेटर को खुद को लगता है जानकारी देना चाहिए, वो कोई प्रमोटर डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है उसकी जानकारी। सिंपल है, सब लोग हैं पक्का। वी कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर नाउ। 282 सेक्शन क्या दिया? डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन
रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल, डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल। भाई रिपोर्ट आ चुका है ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब रिपोर्ट आने के बाद ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी को क्या करना है, हाँ वाइंड अप नहीं, वाइंड अप नहीं, डिसॉल्व करना है। अरे वाइंडिंग अप तो शुरू हो चुका है, ऐसे क्या कर रहे हो? शुरुआत में हमने डिफरेंस देखा, वाइंडिंग अप शुरू हो चुका है, वाइंडिंग अप के बाद ही लिक्विड अपॉइंट हुआ है। अब लिक्विड की रिपोर्ट आने पर ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन देना, डायरेक्शन किसको लेकर होगा? डिसोल्यूशन को लेकर। तो उसमें देखना ट्रिब्यूनल डायरेक्शन में मैं जैसे मार्क कर रहा है, विल फिक्स द टाइम लिमिट फॉर डिसोल्यूशन, इट कैन रिवाइज द टाइम लिमिट ऑफ डिसोल्यूशन, shall order sale of the company as a going concern or its asset, may appoint a sale committee comprising of creditors, promoters, officers of the company। किसी पर्सन ने फ्रॉड किया होगा तो may order, ट्रिब्यूनल shall order investigation, वाइंडिंग अप चलता रहेगा बट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया जाएगा। अरे बोलो, टेक स्टेप्स to protect, preserve or enhance the value of asset, pass such order as it deem fit। अरे बोलो भाई, वो जो नोट दिया नोट उसको लिखना सेक्शन 283। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द नोट ऑल ऑफ यू? जो कंपनी लिक्विडेटर ने असेट्स को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है वो ऐसा माना जाएगा वो ट्रिब्यूनल की ही कस्टडी में, जो उधर दिया था ना, ट्रिब्यूनल में टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनहांस द वैल्यू ऑफ असेट। तो कंपनी लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल के बिहाफ पे, वो एजेंट है ना ट्रिब्यूनल का अपॉइंटेड, ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया ना लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर की कस्टडी में जो असेट्स है वो ऐसे माना जाएगा वो कंपनी के ट्रिब्यूनल के कस्टडी में। बट ये जो पॉइंट है डायरेक्शंस ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, उसमें भूलना मत, फर्स्ट पॉइंट में जो मैंने दिया फिक्स टाइम लिमिट, उसमें दिया विद इन विच द एंटाइटी प्रोसीडिंग्स, एंटाइटी मत करना, एंटायर करना, जस्ट रेक्टिफाइड, एंटायर प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड एंड कंपनी बी डिसॉल्व्ड। मिला है क्या? मतलब रिपोर्ट आने पर एक तो डिसॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स होगा, टाइम लिमिट रिवाइज भी किया जा सकता है, 1 and 2 इज कॉमन, या रिपोर्ट आने पर कंपनी को गोइंग कंसर्न रखते हुए असेट्स को बेचने का ऑर्डर आ सकता है। वाइंडिंग अप मे नॉट लीड टू डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी गोइंग कंसर्न बनी रह सकती है। इसका ये 282 जीता जागता प्रमाण है। डायरेक्शंस क्या क्या दे सकता है? अगर ट्रिब्यूनल लगता है कि इस केस में डिसोल्यूशन इज द रेमेडी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं गोइंग कंसर्न कहते हुए असेट को बेच दिया तब भी हो जाएगा काम, शैल ऑर्डर फॉर सेल ऑफ द एसेट। उसके लिए पॉइंट नंबर 4 में कमिटी बनाई जाएगी, सेल कमिटी। उस सेल कमिटी में क्रेडिटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, ऑफिसर्स वो मदद करेंगे लिक्विडेटर को। अरे समझ आएगी सब लोग? या जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया था उस फ्रॉड के अगेंस्ट क्या किया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन इसलिए ऑर्डर किया जाएगा फ्रॉड का जो भी अमाउंट है उससे रिकवर करने के लिए। अरे बोलो, या ट्रिब्यूनल उस असेट्स को अपने कस्टडी में लेने का ऑर्डर जारी करेगा। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के बाद जब लिक्विडेटर का रिपोर्ट आता है उसके रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल क्या क्या डायरेक्शंस, क्या क्या ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो लिक्विडेटर के रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल कंपनी को डिसॉल्व कर सकता है, लिक्विडेटर के रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल कंपनी को गोइंग कंसर्न कहते हुए रख सकता है, लिक्विडेटर के रिपोर्ट पर जिस पर्सन ने फ्रॉड किया उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लिक्विडेटर के रिपोर्ट पर जो असेट्स थे कंपनी के उसको अपने कस्टडी में लेने के लिए कर सकता है। ये अलग अलग डायरेक्शंस ट्रिब्यूनल इशू कर सकता है। समझे क्या? इसको कहते हैं रीडिंग दैट सेक्शन एज ए होल नाउ। हाँ, बट डेफिनेटली इसके अलावा ब्रह्मास्त्र क्या और कोई जो ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल को सही लगे वो पास कर सकता है। इसका मतलब जो हमने कहा, एवरी वाइंडिंग अप मे नॉट लीड टू डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप इज अ वाइडर टर्म, वाइंडिंग अप इज अ वाइडर टर्म इन विच वन पार्ट इज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप आपको डिसोल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है, बट हर वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन की तरफ लेके नहीं जाएगा, वाइंडिंग अप कहीं और भी लेके जा सकता है।
सब लोग है ना भाई, हो गया ना। सो दैट 282 वाज दैट इंपॉर्टेंट। फिर ये जो हमने ऊपर देखा ना कि सेल कमेटी अपॉइंट होगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने उसमें नीचे 287 में दिया एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में कौन होगा? अब देखना, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, जिसमें शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 12 मेंबर्स बीइंग क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। एडवाइजरी कमेटी किसको एडवाइस देती है? एडवाइस द कंपनी लिक्विडेटर एंड रिपोर्ट टू द ट्रिब्यूनल ऑन सच मैटर्स एज ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उस क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग होगी, जिसमें मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट किए जाएंगे। एडवाइजरी कमेटी के पास राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट रीजनेबल टाइम। एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन लिक्विडेटर होगा। एडवाइजरी कमेटी का मेन रोल क्या है भाई? देखो हाइट देखना, हाइट। एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन कौन है? लिक्विडेटर। और एडवाइजरी कमेटी किसको एडवाइस देता है? लिक्विडेटर। मतलब लिक्विडेटर उस मीटिंग में जाएगा, चेयरपर्सन रहेगा, बोलेगा क्रेडिटर्स को और कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, बोलो भाई क्या क्या एडवाइस देना तुमको। चेयरपर्सन वो खुद है और वो एडवाइस सुनेगा उनकी। ये लॉ मेकर्स है। हाँ, जो भी एडवाइस वो देंगे, उस एडवाइस को से लेकर वो उसकी जानकारी किसको रिपोर्ट करेगा? ट्रिब्यूनल को। मतलब ट्रिब्यूनल बताएगा लिक्विडेटर को, जाके तुम कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड क्रेडिटर्स को पूछो क्या क्या करना है। कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्रेडिटर्स जो बोलेंगे उसको लेकर वो सुनेगा और फिर वो ट्रिब्यूनल को बताएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप उस पेज पर ऐसे लिख सकते हो नीचे 287 के, इधर ट्रिब्यूनल है, इधर क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, और बीच में कंपनी लिक्विडेटर। और ये सुनो, दोनों अरेंजमेंट ड्रॉ किए, दोनों एक दूसरे को इस तरह से, बीच में ये लिक्विडेटर रहेगा ना, कंपनी लिक्विडेटर। अरे बोलो भाई, सो गए क्या सब लोग? अरे बोलो, हाँ बोल रहे हैं, हाँ सो गए? तो दैट पॉइंट सेक्शन क्या था वो? 287 एडवाइजरी कमेटी। यू मस्ट बी अवेयर, क्वेश्चन आ सकता है एडवाइजरी कमेटी क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कितने मेंबर्स है कुल मिला के? 12। सेक्शन जो आगे बढ़ते हैं अभी, सेक्शन 292 है, जिसमें कि 292 कह दिया एक्सरसाइज एंड पावर कंट्रोल ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर पावर। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ अ कंपनी लिक्विडेटर पावर, इसका मतलब समझना। देखो कंपनी लिक्विडेटर भले ही वो एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन है, कंपनी लिक्विडेटर को किसके डायरेक्शंस फॉलो करने हैं? एडवाइजरी कमेटी के, मतलब क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स के। उसके अपने लिमिटेशन है भाई। कंपनी लिक्विडेटर को ज्यादा पता है कंपनी के बारे में या क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटर्स को? क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स को। तो एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर्स पावर्स, तो कंपनी लिक्विडेटर को क्रेडिटर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिस तरह से डायरेक्शन देंगे वो फॉलो करने। अगर कुछ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज एटलीस्ट 1/10 इन वैल्यू मीटिंग कॉल करने के लिए अप्लाई करे, तो उस केस में उन्हें वो मीटिंग भी कॉल करनी है। अरे बोलो, क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग कॉल करने के लिए कितने क्रेडिटर्स या कितने कॉन्ट्रीब्यूटर्स होने चाहिए? 1/10 इन वैल्यू एज द क्लास में भी। अरे बोलो, जो भी व्यक्ति उस लिक्विडेटर के डिसीजन से काम करने के तरीके से खुश नहीं है, वो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकता है और ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर के फैसले को कंफर्म, रिवर्स या मॉडिफाई कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं लिक्विडेटर के पावर्स पर कंट्रोल है ना। लिक्विडेटर नोट नंबर 1 दिया है नीचे, लिक्विडेटर शैल कीप प्रॉपर बुक्स, अंडरलाइन करो, हिसाब किताब मेंटेन करना, मिनट्स मेंटेन करना, देन ऑडिट द अकाउंट्स। ट्रिब्यूनल उस लिक्विडेटर के अकाउंट्स की जो बुक्स मेंटेन की उसका अकाउंट ऑडिट करा सकता है। अरे बोलो, ऑडिट होने पर ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल के पास फाइल करनी है, रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देनी है। तो अपने आप लिक्विडेटर के पावर्स पर कंट्रोल ट्रिब्यूनल भी रख रहा है, लिक्विडेटर के पावर्स पर कंट्रोल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी रख रहे हैं, लिक्विडेटर के पावर्स पर कंट्रोल क्रेडिटर्स भी रख रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्रेडिटर्स कैसे रखते हैं हमने ऊपर देखा है, और ट्रिब्यूनल कैसे रखेगा? ट्रिब्यूनल बुक्स ऑफ अकाउंट जो बताएगा उसका ऑडिट करेगा
उस ऑडिट की कॉपी अपने पास फॉरवर्ड करने के लिए बोलेगा, तो लिक्विडेटर को बराबर से काम करना है ना, वरना कार्रवाई होगी। तो पावर्स दिए लिक्विडेटर को, बट उसको कंट्रोल किया गया दोनों ट्रिब्यूनल और, इसलिए वो डायग्राम था हमारा ट्रिब्यूनल और कॉन्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से। सब लोग है क्या? वो जो नोट में दिया ना, नोट में नोट नंबर 1 उसको लिखना सेक्शन 293 है वो, एंड नोट नंबर 2 इज सेक्शन 294। सब लोग है? वो जो दिया है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स सेक्शन बाय कॉन्ट्रीब्यूटर इन एक्सटेंड ऑफ सेट ऑफ सेक्शन 295 करो उसे। आई जस्ट गिव 30 सेकेंड्स, क्या आप मुझे बोल सकते हो उसमें क्या है? बिकॉज दिस इज समथिंग आई डोंट नो whether you have studied this or not, but very simple and basic but little bit tricky. Set off वाला amount है, set off। खाला पास है बेटा। सब लोग हैं? क्या दिया उधर? देखो, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी को ट्रिब्यूनल उस कंपनी का कोई पैसा देना है तो ट्रिब्यूनल कह सकता है, अगर उस कॉन्ट्रीब्यूटरी को भी कंपनी से कोई पैसा आना है किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो जो पैसा उसको कंपनी को देना है उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कंपनी को पैसा देना था, वो ट्रिब्यूनल कहकर उसे सेट ऑफ करने का ऑर्डर जारी कर सकता है, बट वो अनलिमिटेड कंपनी के केस में, सिर्फ अनलिमिटेड कंपनी के केस में। क्योंकि लिमिटेड कंपनी में तो शेयरहोल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड है, भूलना मत, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड है। हाँ डेफिनेटली वो कहते हैं जब वो कॉन्ट्रीब्यूटरी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का है, अगर उसको डिविडेंड देना है कंपनी को, डिविडेंड या डिविडेंड के अलावा कोई प्रॉफिट में शेयर देना है, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, वो सेट ऑफ नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई पैसा देना है तो ही सेट ऑफ होगा। कोई डिविडेंड या प्रॉफिट का हिस्सा उस मेंबर को मिलना है तो वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, वो उस मेंबर को दिया जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और इसलिए उसके किसी और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट उसके अनपेड अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा। हाँ बट उन्होंने कहा अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं कहा उन्होंने, कोई डायरेक्टर मैनेजर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन चुकी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, तो उस डायरेक्टर मैनेजर का कोई अमाउंट होगा उसको सेट ऑफ किया जाएगा। अरे उस डायरेक्टर मैनेजर ने कंपनी के अंदर फ्रॉड किया है, इसलिए उसको कंपनी को पैसा देना है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उस डायरेक्टर मैनेजर को कंपनी से कोई पैसा आना था, उसकी सैलरी थी ना, तो पैसा कंपनी से आना था, तो उस सैलरी के अगेंस्ट प्रोड्यूस एडजस्ट हो सकते हैं। अरे बोलो भाई, तो डायरेक्टर मैनेजर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसका सेट ऑफ अलाउड है क्या? सब लोग पक्का लॉक कर दूं? देन अल से जो दिया है नोट नंबर 1 पढ़ने से पहले सुन लो, मैं बता रहा हूं क्या वो। कंपनी वाइंडिंग अप में गई, सारे एसेट्स बेच दिए, 10 करोड़ आए एसेट्स को बेच, कितने? 10 करोड़। 6 करोड़ के ही क्रेडिटर्स थे, पूरे क्रेडिटर्स को 100% पे कर दिया। एसेट्स बेच के 10 करोड़ आया, 6 करोड़ क्रेडिटर्स को चले, तो बोलते सर ऐसे कैसे? अरे भाई जब हम कहते हैं ट्रिब्यूनल ऑर्डर जो देता है वाइंडिंग अप के बाद, उसमें गोइंग कंसर्न कहते हुए एसेट भी बेचा जा सकता है ना, तो बोलते सर ऐसे कैसे? भूलो मत डायरेक्शंस में, एक तो लिक्विडेशन है या गोइंग कंसर्न कहते एसेट बेचना है। तो 10 करोड़ बेच के 6 करोड़ के क्रेडिटर्स पे कर दिए, बचे कितने? 4 करोड़। तो अगर असेट ही 4 करोड़ के बचे है तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज को अपना अनपेड अमाउंट देने के लिए कॉल किया जाएगा क्या? कंपनी के लिक्विडेशन पर या कंपनी के वाइंडिंग अप पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स को तभी कॉल करते हैं जब असेट्स सफिशिएंट नहीं है। अगर असेट सफिशिएंट है तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स का कोई अनपेड अमाउंट भी होगा तो असेट सफिशिएंट जो है उस अनपेड अमाउंट के लिए एडजस्ट होंगे। मतलब क्या? जो 4 करोड़ के असेट बचे थे ना, अब कॉन्ट्रीब्यूटर्स को कहा जाएगा तुम्हें अनपेड अमाउंट देने की जरूरत भी नहीं, वो एडजस्ट होगा इसके अगेंस्ट। नोट नंबर 1 पढ़ो क्या लिखा है। इफ ऑल द क्रेडिटर्स
are paid in full. Underline, any money due to a contributory may be set off against any subsequent call money due from him. सब लोग है क्या? हाँ, बट अगर असेट्स इनसफिशिएंट है नोट नंबर 2 में, तो ट्रिब्यूनल में डिसाइड द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी में जो ट्रिब्यूनल को सही लगता है, जस्ट एंड प्रॉपर प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस, वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा. ये दोनों पॉइंट्स को लिखो, सेक्शन 298. और जो नोट नंबर 3 है, पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, उसको लिखो सेक्शन 299. पावर, उसे पढ़ो ना, पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, मतलब जिसके पास भी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, ट्रिब्यूनल उसे समझ देगा, उसको एग्जामिनर नोट करेगा, उसको बोलेगा प्रॉपर्टी लौटा दे कंपनी को, भाई कंपनी की कस्टडी ली जाएगी, इसलिए वो समझ दिए. लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल के बिहाफ पे वो कार्रवाई करेगा. दैट इज ओनली अ थ्योरेटिकल सेक्शन, यू कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. हाँ, बट उसमें जो नीचे एफ एंड जी दिया ना, एफ जो एफ पॉइंट दिए थे ना, एफ उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. एफ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको लिखो सेक्शन 300 और सेकंड पैराग्राफ को लिखो सेक्शन 301. समन्स किसको दिया जाएगा? किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है कंपनी में, जब से कंपनी फॉर्म हुई है, तो ट्रिब्यूनल से समन्स देके उसको क्वेश्चन कर सकती है. एंड फिर आगे नीचे क्या दिया है? किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या है? इफ एनी पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रीब्यूटर इज अबाउट टू लीव इंडिया, जिसके पास कंपनी की प्रॉपर्टी थी या जो कॉन्ट्रीब्यूटरी थी वो देश छोड़ के भाग रहा है, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल उसको डिटेन कर सकता है. उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो बुक्स एंड पेपर्स है, उसे सीज कर कर अपने पास रख सकता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. 301. कंपनी जब से फॉर्म हुई है तब से जिसने फ्रॉड किया उसके खिलाफ उसको क्वेश्चन ट्रिब्यूनल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है. और जो भाग रहा है कॉन्ट्रीब्यूटर या कंपनी का कोई, हम कह सकते हैं ऐसा, कंपनी का प्रॉपर्टी जिसके पास है वो भाग रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को उससे जब्त किया जाएगा, उस व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा. उन्होंने दिया. क्लियर है? हेडिंग पढ़ा, पावर टू समन पर्सन सस्पेक्टेड. तो इफ यू सी व्हाट वी डिस्कस्ड टिल 290 पावर्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, वो अलग था. 290 से हमने लिक्विडेटर के सारे प्रोविजंस देखे. लिक्विडेटर को सारे राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, फंक्शंस कैसे कैसे देखता है, लिक्विडेटर और एडवाइजरी कमेटी. अब वो लिक्विडेटर का पार्ट हो गया, तो यहां पे नीचे दिया डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल. रिपोर्ट आ गया ना, तो रिपोर्ट में अगर डिसोल्यूशन का ऑर्डर है तो 302 के तहत ऑर्डर आएगा. पढ़ो क्या लिखा है लाउडली. When all affairs of company have been completely wound up on application of company liquidator, and when tribunal is of opinion that it is just and equitable and reasonable in the case, it may pass an order for dissolution of the company. सब लोग है क्या? Company liquidator within 30 days of the tribunal order forward the copy to the registrar, and if company liquidator fails, fine 5,000 rupees for each day of default. मतलब जो भी ट्रिब्यूनल के लिक्विडेशन की ऑर्डर की कॉपी वारसी को इन्फॉर्म करना है 30 डेज में, नहीं तो उस लिक्विडो को फाइन है. ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा लिक्विडो को फाइल करना है ना, और उसी के पास, मतलब लिक्विडो के ऊपर फाइन है. मतलब लिक्विडो तो अपॉइंटेड एजेंट है. सब लोग है? यस. चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो कंबाइंड किया है, सेक्शन फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस, सेक्शन 328 एंड 331 फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस मिला. उसमें फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस क्या है ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं. अजम जिन्होंने रेगुलर बैच में अटेंड किया उनको सबको पता है फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस किसे कहते हैं. तो वो कहता है अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो कंपनी की लिक्विडेशन में जाने पर मान लो 1 दिसंबर 2019 को कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ऑर्डर आ जाता है लिक्विडेशन का. तो इस केस में विद इन 6 months या विद इन प्रीसीडिंग 6 months, प्रीसीडिंग 6 months मतलब क्या होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. Sorry, it will be June, July, August, September, October, November. So I can say 1st June 2019 to 30th November 2019. Yes or no?
ये विद इन प्रीसीडिंग 6 मंथ्स होगा ना। अगर इन पिछले 6 महीनों में जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई, दैट इज हम कह सकते हैं वाइंडिंग अप के मतलब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, डिसोल्यूशन के अंदर, लिक्विडेशन के अंदर चली गई ना कंपनी, तो जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में आती है उसके 6 महीने पहले के, जिस दिन एप्लीकेशन आया ट्रिब्यूनल के पास, उसके 6 महीने पहले के जितने भी ट्रांजैक्शंस है जो कि एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस कहते हुए किए गए किसी क्रिएटर को बेनिफिट देने के लिए, तो वो ट्रांजैक्शंस को सेट असाइड किया जाएगा और जिस व्यक्ति को जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट उसे वापस कंपनी में जमा करना पड़ेगा और कंपनी फिर उसको प्रॉपरली उन जीनियन क्रिएटर्स को पैसा देगी जो एक्चुअली लिस्ट में जिनका हक पहले बनता है। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस को वो कहते हैं विद इन 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लिक्विडेशन। मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में जब बैंक ओडी को, बैंक ओवरड्राफ्ट को किसने गारंटी दी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेर द गारंटर्स। गारंटर्स कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ सिक्योर क्रेडिटर्स भी थे, सिक्योर क्रेडिटर्स। अब कंपनी के असेट्स काफी कम हो चुके हैं। जो बैंक ओडी का अमाउंट था वो मान लो 2 करोड़ था, जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे मान लो वो 3 करोड़ के थे, और जो असेट बची है वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की बची। अब तो कंपनी के असेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचते हैं कि बैंक ओडी को तो हम गारंटर्स हैं, कल को हमारी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस बैंक ओडी को पे करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, तो लिक्विडेशन में जाने से पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बची हुई असेट थी वो बेच दी, 2 करोड़ आया और उस 2 करोड़ से बैंक ओडी पे कर दिया, बैंक ओडी नील, और उसके बाद कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में सिक्योर क्रेडिटर्स का कहना था असेट कुछ भी नहीं है, हमारा क्या होगा? तो जब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस देखे गए उसके 6 महीने के भीतर, विद इन 6 मंथ्स बिफोर लिक्विडेशन जो भी हुआ था, विद इन 6 मंथ्स बिफोर लिक्विडेशन जो भी हुआ था, उसके तहत जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में आती है, व्हाट हैपेंस, ये जो भी एप्लीकेशन आया था, सी वी गेट, यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन है जिसने अप्लाई किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैंक ओडी पे कर दिया। अब उसके कारण सिक्योर क्रेडिटर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, तो सिक्योर क्रेडिटर्स उसके लिए लिक्विड कंपनी के ट्रिब्यूनल के पास गए और बोले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ट्रिब्यूनल ने उस केस में उन बैंक ओडी को पे करने वाले ट्रांजैक्शन को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस माना, उसको सेट असाइड कर दिया। और 2 बातें रखी, अब ध्यान रखना 2 बातें। बैंक को कहा कि तुम्हें मिला हुआ पैसा, एक तुम्हें मिला हुआ बेनिफिट है, तो तुम्हें ये बेनिफिट लौटाना पड़ेगा। तो बैंक वो बेनिफिट लौटा देगी, किसको? कंपनी को, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर। बैंक ने बेनिफिट लौटा दिया तो वो बेनिफिट जो लौटाया गया अब उससे सिक्योर क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा और बैंक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। बैंक को कौन पे करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट मान लो बैंक का जो ओडी है वो बराबर से उन 6 महीने के भीतर ही मैच्योर्ड हुआ था और उस वक्त बैंक के पास लीगल राइट था उसे रिकवर करने का, तो उस केस में बैंक ने मान लो पैसा रिकवर किया, अपना एक अधिकार के तहत इन गुड फेथ पैसा है, इन गुड फेथ आया, तो बैंक इस केस में पैसे लौटाएंगे नहीं। तो अब कंपनी का जो डेफिसिट था वो किससे रिकवर होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कंपनी में जमा करेंगे और कंपनी वो पैसा सिक्योर क्रेडिटर्स को देगी। मतलब इनडायरेक्टली बाय हुक और बाय क्रूक पैसा बराबर कंपनी में आएगा। अगर बैंक को मिला हुआ बेनिफिट वाकई में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है तो बैंक को जमा करना है, बट बैंक को मिला हुआ बेनिफिट फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस नहीं है, उनका वो हक था, उनका वो अधिकार था, इन गुड फेथ लिया था, एज पर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, तो उस केस में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस माना नहीं जाएगा। बट जिसने ये ट्रांजैक्शन किया उन डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? ये पैसा कंपनी में जमा करना पड़ेगा, जो भी डेफिसिट अमाउंट था, और वो डेफिसिट अमाउंट जितना उन्होंने पे किया था बैंक को वो कंपनी में जमा करेंगे, बिकॉज वो गारंटर्स थे ना। तो वो अमाउंट कंपनी में जमा करेगी और कंपनी वो अमाउंट सिक्योर क्रेडिटर्स को देगी। ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस में लिखा हुआ है। आप सिर्फ वहां पे एक रेक्टिफाई करना, एक पॉइंट जो दिया है उसमें फर्स्ट लाइन में जो दिया ना, इफ कंपनी हैज गिवन फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस टू एनी अदर पर्सन, जो दिया ना उसे कट करो, टू एनी अदर कट करो, टू अ पर्सन लिखो, एनी अदर कट करो, टू पर्सन हु इज क्या? कंपनी हैज गिवन प्रेफरेंस टू अ पर्सन हु इज अ
creditor, surety, guarantor for any debts or liabilities of the company, and such act of the company puts that person in a, अरे बोलो, better position than he would have been in the event company going into liquidation. Then such act has been done within 6 months prior to winding up. Application is set aside. Such transaction, winding up application, comma, terminally satisfied, it shall set aside such transactions. Set aside such transactions as fraudulent preference and declare it to be invalid and restore back the position. एप्लीकेशन के बाद जो इज दिया ना उसे कट करो, कॉमा करना, सेट असाइड सच ट्रांजैक्शंस. क्या करते? ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड देन इट शैल सेट असाइड सच ट्रांजैक्शंस एज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. अरे बोलो भाई, सब लोग है क्या? और जिन पर्सन को ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मिला था वो उस अमाउंट के लिए पर्सनल लायबल होंगे एज अ श्योरिटी, एज अ श्योरिटी. और जो मैंने कहा ना, वो थर्ड पार्टी मतलब कौन? बैंक. और वो डायरेक्टर्स मतलब कौन? कंपनी के ऑफिसर्स. वो पॉइंट नंबर 3 में दिया. द ट्रिब्यूनल में गिव परमिशन टू ब्रिंग इन द श्योरिटी एज अ थर्ड पार्टी एज इन द केस ऑफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ सम पेड. मिला क्या? That is the surety or guarantor on behalf of company may treated as a debtor for the amount for which he paid to the secure creditor as a surety or guarantor. मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो श्योरिटी थे उन श्योरिटी से भी रिकवरी किया जाएगा. अगर उस थर्ड पार्टी बैंक से रिकवर नहीं हो सकता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थर्ड पार्टी माना जाएगा और उन थर्ड पार्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मानते हुए, उनको थर्ड पार्टी मानते हुए उनसे पैसा रिकवर करके कंपनी में जमा किया जाएगा. इस सब का मतलब ये है जो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ है वो सेट असाइड करना है. तो जो भी बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट कंपनी में वापस जमा करना चाहिए. जिसको मिला एक तो वो जमा करे या जिसने दिया है वो जमा करे. जमा करना पड़ेगा. अरे बोलो भाई, समझ रहा है ना? दैट इज फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस. इसको लेकर अगेन केस स्टडी आता है एग्जाम में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस को लेकर. वो अक्सर पूछते हैं कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ था कंपनी के वाइंडिंग अप एप्लीकेशन के 2-3 महीने पहले और फिर उस केस में कुछ क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, क्या ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हो सकता है? आपको ना विद इन 6 मंथ्स है तो डेफिनेटली हो सकता है. जिसको भी बेनिफिट मिला उसे वो जमा करना एज ए श्योरिटी. सब लोग हैं? हो गया ना? द चैप्टर इज ओवर. जो आय के पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट था सार्फेसे एंड वाइंडिंग अप, वो कंप्लीट हो गया. अब जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर जो 5 चैप्टर्स है और जो 255 सेक्शंस है, 12 शेड्यूल्स है, उसको लेकर ही बचे हुए 13 चैप्टर्स है. से बचे हुए 11 चैप्टर्स है. जो 11 चैप्टर्स बचे वो सारे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर है, जिसमें आप कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP वो एक अहम पार्ट है उसका. फिर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को लेकर है, उसका फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को लेकर है. दैट विल बी स्टडी आफ्टर द ब्रेक.